हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले एक दो बार कुछ लोगों ने ये प्रश्न भी उठाया कि जो मैरिज एस्पेक्ट से हम चार्ट्स को देखते हैं तो वहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता और उसके बावजूद भी कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट कर पाना अपने आप में मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऊपरी सतह से कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर दिख जाता है कि वहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। तो आज ये दो कुंडलियाँ हैं, मैरिज एस्पेक्ट से इन दोनों कुंडलियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक होने के चांसेस कब और कैसे बन सकते हैं। तो पहले इस चार्ट को देते हैं, इसके बाद इस चार्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। सबसे पहले ऊपरी सतह से देखा जाए इस कुंडली को तो 7th हाउस की अगर हम बात कर रहे हैं, 7th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। शुक्र का अपनी राशि में बैठना मालव्य योग को उत्पन्न करता है, प्लस पॉइंट था। लेकिन अगर वो पीड़ित हो जाए किसी भी तरह से तो फिर वो मालव्य योग भंग हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र क्योंकि शनि के साथ आके बैठने से डिस्पोजिटर हो गया शनि का, कहीं ना कहीं शुक्र जो कार्य करना चाहेगा शनि उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर देगा। दूसरा, शुक्र की दूसरी राशि में राहु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये शुक्र जो है ये अपने अंदर राहु के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो शुक्र है ये राहु की तरह भी प्रभाव करेंगे, क्योंकि जो शुक्र है उसकी दूसरी राशि में राहु बैठा है तो शुक्र डिस्पोजिटर है अपने आप में राहु का भी और शनि का भी। ये कॉमन प्रभाव यहाँ पे जो बन रहा है ये हो गया आपका शनि और राहु का प्रभाव, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, ना सिर्फ कि हाउस फंसा है, हाउस का लॉर्ड भी वहीं बैठ के फंस गया और किस तरह से, इधर से केतु की मूवमेंट हो रही है, इधर से सूर्य की मूवमेंट हो रही है। इस तरीके से जब दोनों तरफ किसी भाव के क्रूर ग्रह आ जाएं, सूर्य पापी नहीं है अपितु क्रूर है, और दूसरी तरफ केतु जिसे हम क्रूर के साथ साथ पापी की भी संज्ञा देते हैं। बुध इस लगन कुंडली के लिए तीसरे के साथ साथ छठे का स्वामी है, कहीं से भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे स्थिति में इसका भी साथ सूर्य को लेकर चलना फिर सूर्य को भी और बुध को भी साझा रूप से प्रभावित करता है। रूल यही है कि बुध जिसके साथ जाए वैसा हो जाए, तो बुध भी कहीं ना कहीं पाप कतरी फॉर्मेशन में ही एक पार्ट निभाने लगेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैरिज के एस्पेक्ट से इस चार्ट में चैलेंजेस बहुत थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, क्योंकि विवाह होगा, विवाह होने में अड़चने, विवाह हो जाए तो उसे निभने में अड़चने, ये लाजमी है। कारण सीधा जब कभी भी पाप कतरी फॉर्मेशन में भाव और भाव का स्वामी फंस जाएंगे तो चुनौतियाँ उत्पन्न आवश्यक रूप से होंगी। ये कंडीशन तो यहाँ समझ में आती थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो आपका नक्षत्र संबंध बनेगा वो यहाँ से राहु का संबंध बनेगा। 7 नंबर की जो राशि है उसके अंदर राहु का नक्षत्र आता है, स्वाति नक्षत्र। ठीक है, अगर ऊपर से हम देख रहे थे तो ये प्रभाव जरूर देख रहे थे। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि घटित हो रही हैं, और घटित हो रही हैं तो वो किसकी दशा में हो रही है, इसको समझिए। गुरु जैसे ग्रह की दशा में इवेंट ये होगा पूरे का पूरा, और गुरु की दशा में ये इवेंट कैसे काम कर गया इसको समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट केस था। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर यहाँ पे शुक्र शनि दोनों के दोनों ही बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। तो संबंध देखिए, शुक्र का नक्षत्र संबंध, 7th हाउस लॉर्ड का नक्षत्र संबंध किसके साथ हो रहा है, राहु के साथ हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, हमारे लिए 8th हाउस लॉर्ड जो है वो या तो मंगल बने या तो केतु। केतु अपनी राशि में बैठ के कोई नुकसान नहीं कर सकता था, मंगल को उठाएं तो मंगल का संबंध यानी अष्टम लॉन्गेविटी जब हम देखते हैं तो लॉन्गेविटी बेसिकली हम 8 से ही देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेविटी क्योंकि 8 से देखते हैं तो यहाँ पर इसमें जो प्रभाव बन रहा है मंगल का प्रभाव, वो संबंध बना रहा है आपका केतु के नक्षत्र मूला से, केतु के नक्षत्र मूला से। तो 7th का संबंध राहु से हो रहा है और 8th का लॉन्गेविटी का संबंध केतु से हो रहा है। मूला नक्षत्र से संबंध होने के कारण यहाँ पर ये जो लॉन्गेविटी है ये स्टेक पर आ गई, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे 7th हाउस भी राहु के नक्षत्र में आ रहा है। राहु
और केतु ये अचानक से फल देने वाले ग्रह हैं। दूसरी बात, ये सेपरेटिस्ट नेचर के प्लैनेट्स माने जाते हैं। इस कारण से इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई से भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी यदि राहु या केतु के नक्षत्र में आ गया, राहु के नक्षत्र कहाँ कहाँ मिलते हैं, 3 नंबर में, 7 नंबर में और 11 नंबर में, आद्रा, स्वाति और साथ ही साथ शतभिषा। केतु के नक्षत्र कहाँ मिलते हैं, केतु के नक्षत्र मिलते हैं 1 नंबर में, 5 नंबर में, 9 नंबर में। अश्विनी नक्षत्र 5 नंबर में होता है मघा और 9 नंबर में होता है आपका मूल नक्षत्र। तो अगर इन नक्षत्रों में कोई भी ग्रह जाके बैठ रहे हो तो वहां पर सावधान होने की आवश्यकता है। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर गुरु की दशा जब चली तो गुरु का कॉम्बिनेशन क्या है, गुरु केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, गुरु का संबंध मंगल के साथ हो रहा है। मंगल के साथ गुरु का संबंध होने की वजह से कहीं ना कहीं 8th हाउस उसके असर में है, उसके कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है। अब देखिए, मंगल पीड़ित है गुरु से या गुरु पीड़ित है मंगल से, दोनों ही कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टमेश है तो ये गुरु 12वें भाव का स्वामी है। 12th लॉर्ड, व्यय लॉर्ड, परेशानियों का लॉर्ड कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड के साथ आकर उसको परेशान करने की कोशिश करता है, नंबर 1। दूसरी चीज, गुरु जैसा शुभ ग्रह इस पर्टिकुलर लगन के लिए भाग्य का स्वामी होकर भाग्य में बैठ के ऐसी चीज कैसे कर सकता था, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता था। क्यों? क्योंकि जब मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूँ शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हो तो शुभ होगा, शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो शुभ होगा। शुभ ग्रह की दशा चल रही, फिर अशुभ क्यों हुआ? क्वेश्चन ये उठना है। अब यहाँ पे देखिए, ये शुभ ग्रह है लेकिन साथ ही साथ ये 12वें का भी स्वामी है, यानी कि अगर गुरु की दशा यहाँ किसी तरीके से बनती है तो बेवजह के खर्चे, मानसिक कष्ट, टेंशन यहाँ पर भी बनेंगे। प्लस 8th हाउस लॉर्ड को भी उसने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है, इसलिए ये दशा मिक्स्ड तरीके से जाएगी, ये दशा मिक्स्ड तरीके से रिजल्ट करेगी, क्योंकि ये एक तरफ से शुभ है और एक भाव को लेकर परेशानी दिखाता है। दूसरी बात, इसका नक्षत्र संबंध केतु से है और केतु अष्टम की तरफ गया। ये समझ लीजिए कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है वो बीज है, वो बीज जहाँ जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। मंगल भाग्य में बैठा, केतु अष्टम में बैठा, तो किस्मत से ही अचानक से चीजें उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अब इवेंट ने अपने आप को ट्रिगर वहां से शुरू किया जब शनि ने गोचर लिया चंद्रमा के ऊपर से। शनि का गोचर ना सिर्फ कि चंद्रमा के सप्तम को प्रभावित कर रहा था, अपितु साथ ही साथ वो लगन के सप्तम को भी प्रभावित कर रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिसे समझना है वो क्या, ये कंडीशन लगन कुंडली में तो बनी हुई है, ठीक है, सेम कंडीशन चंद्र कुंडली से भी देखें तो प्रभाव है। कैसे? ये ग्रह आपस में केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हुए सभी ग्रहों का आपस में एक दूसरे पर हमेशा प्रभाव होता है, ठीक है। अगर इस बात को समझा जाए तो देखिए, शनि का प्रभाव शुक्र के ऊपर है जो कि लगन से सप्तम सप्तमेश है ना, पृथकतावादी ग्रह हो गया और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सप्तम सप्तमेश पर है। दूसरा, शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव इस पर्टिकुलर राशि के ऊपर आएगा, चौथे भाव के ऊपर आएगा, यानी चंद्रमा से सप्तम पर भी शनि का प्रभाव है। अब चंद्रमा से सप्तम में सप्तमेश कौन? चंद्रमा खुद। चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में और केंद्र में बैठा हुआ है। मैंने कल भी एक चीज फिर बोली थी, फिर से उस बात को समझ आ रहा हूँ। यहाँ से अगर 10 घर गिनेंगे तो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह का सीधा असर इस पर पड़ेगा। चंद्रमा शनि की राशि में भी बैठा है और शनि क्योंकि उससे 10 घर आगे बैठा है तो चंद्रमा के ऊपर शनि का पूर्ण तरीके से प्रभाव है। अब ये शनि ना सिर्फ की लगन कुंडली के सप्तम सप्तमेश को बल्कि चंद्र कुंडली के भी सप्तम सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है। नंबर 2, सिर्फ लगन कुंडली ही नहीं, क्योंकि लगन कुंडली परिस्थितियां दिखा देती हैं। डाइवोर्स होने पर जाते वक्त व्यक्ति अपना मन बना सकता है, नहीं बना सकता, दोनों चीज़ें मिलती हैं। जब हम प्रैक्टिकल केसेस को देखते हैं तो बहुत से लोगों का तो केस लटका ही लटका चला जा रहा है, साल हो गए, 8-8, 10-10 साल हो गए। तो यहाँ पे ये दूसरा फैक्टर निकल के आया। तीसरा फैक्टर देखिए, सूर्य कुंडली से जो सप्तम सप्तमेश है वो खुद गुरु है। अब थोड़ी सी आँख खुल सकती है। कैसे? इवेंट 7th हाउस से रिलेटेड हो रही थी। गुरु डायरेक्टली कोई सप्तमेश से संबंध बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सूर्य कुंडली में गुरु सप्तमेश था
और फिर ये गुरु अगेन शनि की दृष्टि से पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बात समझ में आती है कि देखिए, लगन से सप्तम सप्तमेश, चंद्र लगन से सप्तम सप्तमेश, सूर्य लगन से सप्तम सप्तमेश कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित है। कल का मेरा स्टेटमेंट एक और था कि इस बात को समझिएगा, शनि जहाँ बैठे उससे छठे में उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। यहाँ पर ये कंडीशन क्या खड़ी कर गया, यहाँ पे ये कंडीशन खड़ी कर गया कि शनि से छठा घर होने के कारण ये राशि भी गुरु की ये शनि के प्रभाव में आ गई थी। तो भाव भी प्रभावित हो रहा था किसी रूप में, भावेश भी प्रभावित हुआ ही हुआ है। अब देखिए दूसरा फैक्टर, यहाँ से राहु शुक्र को, जो कि शुक्र की राशि में बैठा है, उसको प्रभावित करता है, यानी कि लगन से सप्तम सप्तमेश राहु से और शनि से प्रभावित हैं। पितृदोष का फैक्टर 7th के ऊपर जा रहा है, मैरिज के ऊपर आ रहा है, ठीक। प्लस चंद्रमा से अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि फिर चंद्रमा के ऊपर आ रही है। ये कंडीशन अगेन वही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। यहाँ से राहु और सूर्य का ये फैक्टर, इसको भी हम पितृदोष के साथ जोड़ के देख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2-3 मोटे मोटे फैक्टर्स हैं वो हमें समझ में आते हैं कि ना सिर्फ की लगन कुंडली बल्कि चंद्र कुंडली बल्कि सूर्य कुंडली, तीनों को ही शनि एक तरफा प्रभावित कर रहा है, एक तरफा, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या शनि जो है वो ब्रेक देगा? तो शनि अपने आप में ब्रेक नहीं देता। शनि का काम है दुखी रख के काम कराओ मगर तोड़ मत, ठीक है। शनि इस तरीके का सेपरेटिस्ट नहीं है कि वो किसी चीज़ को तोड़ दे, लेकिन राहु और केतु बहुत क्रूर सेपरेटिस्ट है, एक झटके में किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। राहु इज अबाउट अ मटीरियल थिंग्स एंड केतु इज अबाउट अ आध्यात्मिक थिंग्स, यानी कि ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ का त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बाकी के लग्नों को भी, लगन कुंडली, चंद्र लगन कुंडली और सूर्य लगन कुंडली को भी समझना है, उनके ऊपर कैसे प्रभाव आ रहे हैं। आत्मा दुखी होकर भी चल सकती है विवाह में, मन दुखी होकर के भी चल रहा होता है विवाह में, शारीरिक चीज़ों में कमियों के बाद भी विवाह चल रहे होते हैं, लेकिन अगर ब्रेक आना हो रहा हो तो कुछ ना कुछ आपको सेपरेटिस्ट पॉइंट नजर आएंगे। दशा गुरु की चल रही थी, गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा रही, गुरु का संबंध केतु के साथ, केतु अष्टम में बैठे हुए, यानी कि सभी को पता है जब कभी भी चार्ट मैच होती है तो वहाँ पे हम 8th हाउस को इम्पोर्टेंट देते हैं फीमेल चार्ट में, क्योंकि वो बताता है हमारा लॉन्गेविटी पार्टनर का। तो यहाँ से इसका संबंध इसके साथ होने से, प्लस सूर्य कुंडली में ये सप्तमेश होने से ये प्रभाव कर रहा था। सूर्य कुंडली से ये 4 घर आगे बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो घर बार है उसके अंदर की चीज़ें, फैमिली के अंदर की चीज़ों में डिस्टर्बेंसेस इन दशाओं के अंदर बनती थी। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं इस चार्ट से बनी। फैक्टर्स यही आपको समझने पड़ेंगे कि अगर कुंडली के अंदर सप्तम सप्तमेश या अष्टम अष्टमेश का संबंध नक्षत्रों के द्वारा भी ऐसे सेपरेटिस्ट प्लैनेट से हो रहा हो तो सावधान होने, सतर्क होने की आवश्यकता है। इस कुंडली में पितृदोष किस तरह से पकड़ाया था, इस कुंडली में पितृदोष इस बात पे पकड़ाया था कि व्यक्ति जो है वो दांत को नाखून चबाने का काम हो रहा था। तो वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि बता देते हैं कि व्यक्ति के ऊपर ये दोष काम करता है। अब चलते हैं हस्बैंड चार्ट की तरफ। इस चार्ट में आए तो इस चार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही, देखिए लगन कुंडली के अंदर ये पहले तो इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आएगी, ठीक है। पृथकतावादी ग्रह के हिसाब से शनि की दृष्टि है। शनि का बैठना भाव को तबाह नहीं करता, ध्यान रखिएगा, शनि का बैठना भाव को तबाह नहीं करता, बट वहाँ से दुख जरूर देता है। शनि जहाँ देखे वहाँ से पृथकता करता है। अब शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर थी, नंबर 1। रूल नंबर 2, शनि जहाँ बैठा हो वहाँ से छठे पे उसका फिर प्रभाव पड़ेगा, तो छठे पे प्रभाव होने से मंगल भी जाएगा, शुक्र भी जाएगा। तो सप्तम सप्तमेश ये जो है भाव और भावेश दोनों पृथकतावादी शनि के प्रभाव में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे शनि की दृष्टि तो ठीक है एक तरफा काम कर रही, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे देखना था, यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है, मंगल किसी ऐसे नक्षत्र में नहीं बैठा जो किसी राहु या केतु को बिलोंग करता हो। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र भी शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये कहीं से भी राहु के नक्षत्र में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे परिस्थिति, ऊपर से परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं दिखा पाएगी। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, दैट इज एक्चुअली पितृदोषा, ठीक है, 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और ये गुरु का नाश करेगा, यानी कि व्यक्ति के समझ का नाश करेगा। अब देखिए चीज कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होती है। इस कुंडली में इस 7th हाउस पे एक तरफ से प्रभाव है शनि का, क्योंकि वो दृष्टि संबंध दिखाता है और केंद्र संबंध भी दिखाता है, तो दूसरी तरफ से बुध का प्रभाव है। बुध जो है वो राहु का डिस्पोजिटर होकर, बुध राहु का डिस्पोजिटर होकर केंद्रीय प्रभाव में ना सिर्फ कि इनके प्रोफेशन को, इनके मैरिज को, इनके घर बार को, बल्कि इनकी पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। तो शनि
और बुध ये दोनों ही कहीं ना कहीं मेन प्लैनेट्स बन रहे थे, जिसमें से शनि तो ओके ओके था केंद्र केंद्र त्रिकोण के स्वामित्व के कारण। लेकिन देखिए शनि की राशि में बुध जाके बैठा जो कि 12वें का स्वामी, यानी कि खर्चा नुकसान परेशानी कोर्ट कचहरी फालतू की दिक्कत है। राहु का डिस्पोजिटर अगेन मरकरी, तो वो भी एक दिक्कत है। अब इस कंडीशन में इस 7th हाउस पे कहीं ना कहीं किस्मत के साथ साथ राहु के डिस्पोजिटर का प्लस 12th हाउस के लॉर्ड का प्रभाव है, जो कि अगेन ट्रबलसम सिचुएशन दिखाता है। बट ये ऊपर से अभी तक कहीं ब्रेक दिखाने की स्थिति में नहीं था। फिर सवाल उठा कि ब्रेक हुआ क्योंकि ब्रेक का ऐसे जिम्मेदार तो ये इंसान है जिसने डिमांड पहले रखी। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य कुंडली में हमको सारी पिक्चर क्लियर होती है। सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली नहीं बल्कि चंद्र कुंडली से पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है। अगर हम यहाँ पे पहले देखें तो चंद्र कुंडली को पहले समझते हैं। चंद्र कुंडली में सप्तमेश जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं यहाँ पर शनिदेव, या अगर को रूलरशिप में राहु को भी ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर शनि जो है जो कि चंद्र कुंडली का सप्तमेश है वो, या राहु उसका को रूलर, ये दोनों ही राहु के नक्षत्र से बैठे हुए। ठीक है, 7 नंबर की राशि अगेन सेम नक्षत्र स्वाति नक्षत्र कनेक्ट हो गया। यहाँ पर राहु आद्रा नक्षत्र में कनेक्ट हो गया, तो ये जो लॉर्ड है चंद्रमा से 7th लॉर्ड ये चला गया किसके अंदर, अगेन सेम फैक्टर राहु के फैक्टर। इन्हें अचानक हुआ, एकदम से डिमांड हुई और एकदम से फटाफट कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। बहुत खींचातानी की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल कंडीशन से, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, चंद्रमा से अष्टम पीड़ित है, चंद्रमा से अष्टम पीड़ित है। किससे पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। मंगल से पीड़ित क्यों हो रहा है, मंगल से पीड़ित इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ वहां पे मंगल बैठा हुआ है, दैट इज ये चार्ट एक मांगलिक चार्ट है, नो डाउट इन दैट। इसके ऊपर से शुक्र भी यहाँ पे मंगल से पीड़ित है। शुक्र कारक है, कारक के साथ भी मंगल है, तो अगेन डबल मांगलिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्लस अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्र प्रभाव कैसे बनेगा। यहाँ पे केतु जो है, ये केतु का प्रभाव ये भी काम करने लगेगा। एक रूल्स तो ये है कि केतु जो कि गुरु की राशि में बैठा है तो दोनों राशियां प्रभावित हो गई, पॉइंट नंबर 1। अगर हम इसको भी पीछे ले लें तो फिर वही कंडीशन है, अपने से 10वां गिन लीजिए, इस भाव से 10वां गिन लीजिए, तो यहाँ पे केतु आ रहा है, तो वो केतु का प्रभाव इस पर आएगा। तो ये मंगल जो है ये और ये शुक्र जो है ये कहीं ना कहीं केतु से फिर प्रभावित है, तो ये कंडीशन भी बनी। यानी कि चंद्रमा का जो अष्टम है वो फिर एक प्रकार से केतु पृथकतावाद से प्रभावित है। तो चंद्रमा से होने के कारण नई परिस्थिति है, लेकिन फिर भी मन से किसी चीज के पीछे व्यक्ति भागने लगा। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठ के काम कर रहा था, केतु जिन जिन चीजों को प्रभावित कर रहा था वहां पे प्रभाव आने लगे, पहली चीज। अब जरा इसी कंडीशन को, इसी कॉम्बिनेशन को सूर्य कुंडली से भी देखने की कोशिश करते हैं। लगन कुंडली के अंदर तो समझ में आया शनि और बुध राहु का डिस्पोजिटर एंड दिस प्रॉब्लम इज ठीक। अब सूर्य कुंडली से देखते हैं, सूर्य कुंडली में क्या कंडीशन बन रही है, आत्मा क्यों नहीं कनेक्ट कर रही है यहाँ पे व्यक्ति की। सूर्य से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सप्तम का स्वामी सूर्य खुद है, अपने भाव पे बैठ के दृष्टि दे रहा है, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सूर्य कुंडली का जो सप्तमेश है वो राहु की दृष्टि से प्रभावित हो चुका है, शनि की राशि में बैठ के शनि से उसका एक संबंध बनेगा, अगेन प्रभावित। यहाँ पे सूर्य का फिर वही प्रॉब्लम, राहु के साथ कनेक्ट हो जाना, पृथकतावाद ग्रहों का प्रभाव सप्तमेश में होना आवश्यक है। चंद्र कुंडली के सप्तम पे राहु की दृष्टि काम कर रही है, चंद्र कुंडली के सप्तमेश को राहु प्रभावित कर रहा है, सूर्य कुंडली के सप्तमेश को राहु प्रभावित कर रहा है। ठीक, अब देखिए सूर्य कुंडली से अगर ध्यान से देखेंगे तो छठे भाव का स्वामी, जिसे हम रोग शत्रु का स्वामी कहते हैं, वो शत्रु का स्वामी, छठे घर का स्वामी सप्तम में जाके बैठ गया, तो अब आत्मा से तो वो अपने ही पार्टनर को अपना दुश्मन समझने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, छठे का स्वामी जब भी जहाँ बैठेगा वहाँ परेशानियाँ, उसको शत्रु मानेगा। तो सूर्य कुंडली में छठे का स्वामी सप्तम में गया तो विवाह के अंदर ही शत्रुता समझ में आने लगेगी। ये दूसरा नेगेटिव फैक्टर बन गया यहाँ पे। इवन दो चंद्रमा तो पूर्णिमा का है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन क्या हो रहा है, 6th लॉर्ड का जाना। अगेन 7th हाउस फ्रॉम द सन कनेक्ट किसके साथ हुआ, केतु के नक्षत्र को लेकर चला गया, फिर वही केतु की प्रॉब्लम वहां पर आई। एस्पेक्ट देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ केतु त्रिकोण प्रभाव से फिर यहाँ पे एस्पेक्ट करेगा, और फिर सूर्य कुंडली का जो सप्तम भाव है वो केतु से प्रभावित, सप्तमेश जो है वो राहु से प्रभावित। तो इस कंडीशन में भी जाके सिचुएशंस जो बन रही थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक ही बनने वाली थी, और यहाँ पर भी मोटा मोटा यही हुआ। इस चार्ट के अंदर ऐसा कुछ ऊपर से समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि केतु यहाँ पे अपनी राशि का ऐसा कोई ब्रेक देता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट यही है कि जब शनि यहाँ बैठा है, अगर व्यक्ति ने एक बार में ठान लिया कि नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ, क्योंकि डिजायर्स के हाउस में बैठा हुआ शनि पावरफुल होता है, जहाँ पे जो डिजायर होगा वो चीज़ों को समझा सकता है, निकाल सकता है। ये कॉम्बिनेशन में शनि सेव आउट भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बात वही आ रही है
शनि इनडायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ राहु के साथ कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही प्रभाव है। इसकी वजह से मोटे तौर पे देखा जाए, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि लगन कुंडली में ऊपर से देखने में इतना सीधा नहीं हो रहा। ये भले एक बात है कि यहाँ से देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन अपने से 12वें है, लेकिन अपने से 12वें में हर बार डाइवोर्स हो जाए ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे होने का एक्चुअल वजह बनी कि इस कुंडली से ज़्यादा चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की जो 2 कुंडलियाँ हैं साथ में, वो पूरी तरह से प्रभावित हैं, कंप्लीटली उन पे असर है और उसका नतीजा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब राहु केतु जिन्हें हम स्पेसिफिकली सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट्स या पृथकतावाद के लिए जानते हैं, उनके साथ या तो नक्षत्र संबंध बनता हो या उनका उन भाव से किसी रूप में संबंध बनता हो, तब जाके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पे चीज़ें इनडायरेक्टली कुंडली के अंदर काम कर रही हैं और उसका असर लाइफ के अंदर किसी ना किसी रूप में प्रभावित आवश्यक रूप से कर रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से आप समझ पाए कि सप्तम सप्तमेश किधर से प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य और चंद्र लगन कुंडली से प्रभावित हो रहे हैं, इस कारण से भी वहाँ पे ऐसे सिचुएशन बन सकती हैं जहाँ प्रैक्टिकली सामने से कुछ नज़र ना आता हो, लेकिन व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने मन से किसी चीज़ का त्याग करने की कोशिश कर सकता है। जब कभी भी राहु इन्वॉल्व होता है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस काम करने लगते हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ पर भी कुछ हद तक यही चीज़ें देखने को मिली। दोनों में ही आपको एक अलग सी स्थिति को समझाता हूँ। कहीं ना कहीं शुभ ग्रह भी अपनी दशाओं के अंदर ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा 10th हाउस का स्वामी था, उसकी महादशा चल रही थी, उसके बावजूद भी ऐसे रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए। कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। कोई भी ग्रह जो राहु या केतु के नक्षत्र में बैठ के चल रहा है, किसी भी दशा प्रभाव में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वो अचानक से किसी भी चीज़ के अंदर अप एंड डाउन लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रहों के नक्षत्र जिंदगी में आने वाले तुरंत बदलाव को दर्शाते हैं। इस कारण से जब नक्षत्रों के ऊपर चर्चा होती है तो ये समझना पड़ता है कि नक्षत्र किस प्रवृत्ति का है। जैसे कि ये चंद्रमा मघा नक्षत्र का था तो एक उन्नति देने की कोशिश करने वाला था। यहाँ पे ये मूला नक्षत्र का था, मतलब पहले सर्वनाश करेगा और उसके बाद फिर से नई शुरुआत करके बेहतरीन राइज कराएगा। इस तरीके से चार्ट्स के अंदर कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। ग्रह, भाव, नक्षत्र आपस में मिलके एक दूसरे को पूरक करते हैं। धन्यवाद।